जोहार, नमस्कार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन मन की बात। पिछले वीडियो में आपने मेरी जुबानी सुना कि कैसे राकेश पांडे नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर काम की तलाश में कोड़ा एंड कंपनी के दो मुख्य किरदारों विनोद सिन्हा और संजय चौधरी से मिलता है। कैसे उसे काम मिलता है और फिर वही काम छीन लिया जाता है और उसके डॉक्यूमेंट और चेकबुक जब्त कर लिए जाते हैं और उसे लगता है कि वह एक मिराज, एक मृग तृष्णा के पीछे भागते भागते नेताओं के पीछे घूमने वाला इंसान बन गया है। बताऊंगा आगे क्या हुआ, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पेश है राकेश पांडे की कहानी का दूसरा पार्ट 2, उसी की जुबानी। मैंने कई दिनों तक आत्ममंथन किया। तत्पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के इस मायावी जाल को तोड़ने के लिए आगे आना होगा। अपने हक और अपने अच्छे भविष्य के लिए सत्ता के इन दलालों से संबंध विच्छेद कर इनके विरुद्ध लड़ाई लड़नी होगी। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए सत्ता में विराजमान मधु कोड़ा और परोक्ष रूप से सत्ता को अपनी मन मर्जी से चलाने वाले विनोद सिन्हा, संजय चौधरी और उनके करीबी लोगों के खिलाफ युद्ध की तैयारी बहुत कठिन और काल्पनिक प्रतीत हो रही थी। यह सत्य मेरे मन मस्तिष्क में घूमते रहता कि पानी का जहाज जितना वृहद होता है, उसके डूबने पर नुकसान भी उतना ही बड़े पैमाने पर होता है, भले ही उसके डूबने का कारण एक छोटी सी तकनीकी भूल ही क्यों ना हो। नवंबर 2007 की एक सुबह झारखंड के समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि विनोद सिन्हा एवं उनके अनुज विकास सिन्हा की एक कंपनी मेसर्स इंडिया डीजल एंड ट्रैक्टर्स के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा की चाईबासा शाखा ने रांची हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल कर इनकी सीबीआई जांच कराने की मांग की है। मेरे मन में विचार कौन था कि अगर मैं इस केस में विनोद सिन्हा की मदद करने में सफल रहा तो मेरी कंपनी के दस्तावेज, चेकबुक एवं अन्य जरूरी कागजात लौट सकते हैं। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि मेसर्स इंडिया डीजल एंड ट्रैक्टर्स से संबंधित विचाराधीन मामले में मैं उनकी मदद कर सकता हूं। पहले तो वे राजी नहीं हुए, मगर कुछ समय बाद उन्होंने मुझे इस केस में आवश्यक पहल करने की इजाजत दे दी। इस घोटाले का मुख्य बिंदु ऋण धारकों के बैंक खातों का एनपीए होना था। इसलिए मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन सीएमडी और कार्यपालक निदेशक श्री गुप्ता से मुलाकात कर ऋण की राशि सूद समेत वापस करने की योजना बनाई। इस बीच रोहितास कृष्णन के माध्यम से एक राष्ट्रीय दल के एक बड़े नेता के छोटे भाई ने इस मामले में रुचि लेना आरंभ कर दिया। उनके प्रयास से अंततोगत्वा यह मामला सुलझ गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने विनोद सिन्हा की कंपनी पर लगाए गए सभी आरोप वापस ले लिए। लगभग 2 साल से चली आ रही एक विकट समस्या से विनोद सिन्हा निजात पा गए। वस्तुतः मनोज पुनमिया और अरविंद व्यास ने इसके लिए पैसों का इंतजाम किया। इन दोनों व्यक्तियों से विनोद सिन्हा, संजय चौधरी एवं मधु कोड़ा के प्रगाढ़ संबंध थे। ये दोनों श्री विनोद सिन्हा के गैर कानूनी ढंग से कमाए हुए पैसों को भारत एवं भारत के बाहर दुबई या अन्य स्थानों पर हवाला के माध्यम से पहुंचाने और निवेश करने का कार्य देखते थे। इन्हीं लोगों के आधिपत्य वाली मुंबई की कंपनी अमितोसा लीजिंग एंड फाइनेंस ने बैंक ऑफ बड़ौदा को लगभग 5 करोड़ रुपए का भुगतान जून 2008 में किया। इसके बाद इंडिया डीजल एवं ट्रैक्टर के पक्ष में बैंक ऑफ बड़ौदा ने झारखंड हाई कोर्ट रांची में हलफनामा दायर कर अपना केस वापस ले लिया। यहां आपको मैं बता देना चाहता हूं कि मैं यानी आनंद कुमार उस समय जमशेदपुर में था, हिंदुस्तान अखबार का उस समय यहाँ मैं स्थानीय संपादक था। और ये चीज़ें जब घट रही थी तो मैं और मेरे जैसे तमाम यहाँ जो पत्रकार हैं झारखंड में, रांची में, जमशेदपुर में, वो इन चीज़ों को देख रहे थे, लेकिन तब उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि यह आगे चलकर इतना बड़ा घोटाला निकलेगा। आगे की कहानी फिर राकेश पांडे की जुबानी। एक बार फिर मेरे इस प्रयास को धक्का लगा कि मैं अपनी कंपनी और अपने आप को सत्ता के गलियारे में घूमने वाले दलालों के चंगुल से निकाल सकूं। अब आए दिन रोहतास कृष्णन
एवं BK सिंह जैसे व्यक्तियों के द्वारा मुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। प्रतिक्रिया स्वरूप मैंने सत्ता के गलियारे में घात लगाए दलालों को जड़ से मिटाने की ठान ली। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनसे दो दो हाथ करने की शुरुआत कहां से और कैसे करूं। कभी मुझे अपने परिवार, अपने बच्चों, तो कभी खुद की चिंता परेशान कर जाती। इनके धन, बल और साधन संपन्नता के सामने मैं काफी कमजोर था। जान से मार दिए जाने के बाद मेरे परिवार के समक्ष आने वाली परेशानियों की कल्पना मात्र से ही मैं सिहर उठता था। उस वक्त की एक घटना का यहाँ उल्लेख करना प्रासंगिक प्रतीत हो रहा है। यह घटना उस वक्त की राजनीतिक स्थिति में अवैध कमाई करने वालों के प्रभाव और बढ़ते मनोबल को दर्शाती है। सितंबर में मधु कोड़ा की तथाकथित UPA सरकार अल्पमत में आ गई और शिबू सोरेन ने उन्हें भविष्य में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए समर्थन देने से इनकार कर दिया। वह वक्त विनोद सिन्हा, संजय चौधरी, रोहिताश कृष्णन एवं अन्य सहयोगियों के लिए एक दुस्वप्न से कम नहीं था। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने सारे विधायकों को रांची में एकत्रित होने के लिए कहा था ताकि उनके नेतृत्व में सरकार गठन की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके। शिबू सोरेन को नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। विनोद सिन्हा एंड कंपनी कुछ ऐसा करना चाहती थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी विधायक इस बैठक में भाग नहीं ले सके। इस मंशा से रोहिताश कृष्णन अपनी गाड़ी में रुपए से भरा हुआ बैग लेकर मोरहाबादी मैदान के आसपास मंडराता रहा और विधायकों से संपर्क करने की कोशिश करता रहा। विडंबना थी कि उस गाड़ी को चलाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, मैं ही था। 14 अगस्त 2008 की दोपहर में मैं रांची स्थित क्वांटम पावर टेक के ऑफिस में गया। वहां मेरी मुलाकात रोहिताश कृष्णन, BK सिंह और रामजी पावर के अशोक सिंह से हुई, जो वहां पहले से ही बैठे हुए थे। ये लोग झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के नए अध्यक्ष पद पर मनोनुकूल व्यक्ति को मनोनीत कराने के बारे में वार्तालाप कर रहे थे। बातचीत से आभास हुआ कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के खासम खास एक व्यक्ति को यह काम करवाने के लिए 1,75,00,000 रुपए दिए जाने थे, जिसे लेने के लिए उनके सुपुत्र वहां आने वाले थे। इसके 2 दिन पूर्व 12 अगस्त 2008 की रात में मैं अपने चचेरे भाई दिवाकर अखिलेश के रांची स्थित आवास पर इंटरनेट पर काम कर रहा था। मैं शारीरिक रूप से तो उस वक्त कमरे में मौजूद था, परंतु दिमाग में सत्ता के दलालों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कवायद चल रही थी। मेरी लड़ाई ऐसे लोगों के खिलाफ थी जो पैसों के बल पर पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करना चाहते थे। एकाएक मेरे दिमाग में एक विचार बिजली की गति से कौंध गया। एक क्षण के लिए मैं सोचने लगा कि अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में दुखों का अंबार खड़ा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किंतु दूसरे ही क्षण मुझे लगा कि सत्ता के इन दलालों के खिलाफ युद्ध का आगाज करने में मुझे अपना, पराया जैसी चीजों से ऊपर उठना होगा। अधर्म का मौन सहभागी होना भी एक अपराध है। उत्तरदायित्व का बोध बहुधा हमारे संकुचित विचारों का सुधारक होता है। मेरे करीबी लोग चाहते थे कि मैं विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सनसनीखेज दस्तावेजों की एवज में विनोद सिन्हा एवं उनके सहयोगियों से धन की उगाही करूं और धन के बदले सारे कागजात विनोद सिन्हा को वापस कर दूं, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए पैसा कमाने से ज्यादा अहम था अपने स्वाभिमान की रक्षा। मेरी प्राथमिकता थी सत्ता पर काबिज दलालों से संघर्ष करने की। उस दौरान मैंने कई दस्तावेज रांची स्थित दैनिक समाचार पत्रों को उपलब्ध कराए, जिसे उन्होंने प्रकाशित किया और झारखंड में कैंसर की तरह फैलते भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने में मेरी मदद की। इस बीच 17 सितंबर 2008 को प्रातः 9 बजे दुबई जा रहे संजय चौधरी को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास निर्धारित सीमा से अधिक भारतीय एवं विदेशी मुद्राएं काफी पाई गईं। इस घटना को मीडिया ने बहुत जोर शोर से प्रचारित किया। जब यह सूचना मिली, उस समय विनोद सिन्हा और मैं दिल्ली के जिमखाना क्लब के कमरे में
एक साथ बैठे थे। मैं एनडीटीवी को इस घटना की सूचना तुरंत उपलब्ध करवाने की जुगत में था। उस वक्त श्री विनोद सिन्हा की भयग्रस्त मनस्थिति देखकर मुझे विश्वास हो गया कि पैसा कमाकर व्यक्ति प्रभावशाली बनने की भरपूर कोशिश तो करता है, किंतु गलत तरीके से पैसा कमाकर व्यक्ति निर्भीक नहीं बन सकता है। इस अनुभूति ने मुझे आत्मबल प्रदान किया और मैंने अपनी लड़ाई और तेज कर दी। इसी दौरान एक दिन रांची में मेरी मुलाकात सरयू राय जी से हुई। मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, पर संपर्क होने के बाद मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ। वक्त के साथ उनके विचारों और उनकी सोच का मैं सम्मान करने लगा। खनन पट्टा आवंटन में भ्रष्टाचार और अनियमितता का मामला वे पहले से उठा रहे थे। उन्होंने मेरा यह विषय भी 20 अक्टूबर 2008 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया और घोटाला के अंतर्राष्ट्रीय आयाम वाले प्रमाणिक दस्तावेजों को सार्वजनिक किया। दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने घोटालेबाजों के ठिकानों पर छापेमारी की। इस बीच यदा कदा मेरी मुलाकात विनोद सिन्हा एवं उनके सहयोगियों से होती रहती थी। उनकी आंखों में मेरे प्रति शक का भाव स्पष्ट नजर आता था। इसके बावजूद मैं अपने विवेक के आधार पर चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। 17 जनवरी 2009 को दिल्ली स्थित मेरे आवास से कतिपय जरूरी दस्तावेज गायब कर मेरा चचेरा भाई दिवाकर अखिलेश विनोद सिन्हा और रोहितास कृष्णन से जा मिला। मात्र 10 लाख रुपए की एवज में उसने मुझे धोखा दिया और विनोद सिन्हा को मेरी सभी गतिविधियों से अवगत करा दिया। 19 जनवरी 2009 को प्रातः 8:30 बजे विनोद सिन्हा ने मुझे फ़ोन किया और बिना समय गंवाए पूछा कि आप मेरे खिलाफ कई विभागों को सूचनाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद विनोद सिन्हा ने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की। फोन पर बात खत्म होने के बाद साफ हो गया कि मेरे अपने ने ही पैसे के लालच में मेरे साथ धोखा किया है। तुरंत मैंने अपने मित्रों और शुभचिंतकों को फोन कर सारी बातों से अवगत करा दिया। उस दिन दोपहर से ही मेरे घर पर विनोद सिन्हा के करीबी लोगों का जुटना शुरू हो गया। शाम होते होते यह स्थिति बन गई कि मुझे विनोद सिन्हा से मिलने रांची जाने के लिए विवश होना पड़ा। इस दौरान मेरी पत्नी, जो अब तक की घटनाओं से अनभिज्ञ थी, विस्मित होकर कई प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रही थी। मैंने अपने LIC और अन्य ज़रूरी कई कागजातों को, जिनकी उपयोगिता मेरे मरने या मारे जाने के बाद मेरे परिवार के लिए अत्यावश्यक हो जाती, व्यवस्थित किया और अपनी पत्नी को सुपुर्द कर विनोद सिन्हा के छोटे भाई विकास सिन्हा के साथ रांची जाने के लिए घर से निकल पड़ा। शीघ्र ही मुझे आभास हो गया कि मुझे रांची नहीं बल्कि कोलकाता ले जाया जा रहा है। मैंने इसकी सूचना अपनी पत्नी को छोड़ उन सभी व्यक्तियों को SMS के माध्यम से दे दी जो मेरे शुभचिंतकों की सूची में शामिल थे। रात 11:30 बजे हम कोलकाता स्थित विनोद सिन्हा के आवास पर पहुंचे। जानकारी मिली कि जिनसे मिलने के लिए मुझे इतनी दूर लाया गया है, उनके आने में अभी देर है। एक सामान्य अतिथि की भांति मुझे खाना और पानी उपलब्ध कराया गया। रात 12:30 बजे विनोद सिन्हा आए और बातों बातों में उन्होंने कई तीखे प्रश्न मुझसे कर डाले। मैंने कुछ प्रश्नों का सीधा और कुछ प्रश्नों का घुमा कर जवाब दिया। सुबह नाश्ते की टेबल पर मैंने बता दिया कि यह लड़ाई मैंने ही छेड़ रखी है और इसके लिए मेरा तिरस्कार, मेरी महत्वाकांक्षा का हनन और मेरे साथ आप लोगों का दुर्व्यवहार जिम्मेदार है। उन्होंने मेरे साथ इंसाफ करने का भरोसा दिलाया। सुबह मैं उनके साथ कोलकाता से जमशेदपुर के लिए निकल पड़ा। कोलकाता से जमशेदपुर के रास्ते में मैंने यह स्पष्ट कर दिया कि मैंने जो अभियान छेड़ दिया है उसे रोकने या शिथिल करने में मैं असमर्थ हूं और भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। यात्रा के क्रम में मैं और विनोद सिन्हा जादूगोड़ा के रंकिनी मंदिर गए और पूजा पाठ किया। उसके बाद मैं जमशेदपुर स्थित अपने घर आया।
घर पहुंचते ही जानकारी मिली कि निगरानी विभाग ने मधु कोड़ा एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बाद में 9 अक्टूबर 2009 को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने इस कांड में एक एफआईआर दर्ज किया। तदुपरांत 30 और 31 अक्टूबर 2009 को मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा एवं उनके अन्य सहयोगियों के ठिकानों पर पीएलएमए 2002 एक्ट में ईडी और इनकम टैक्स द्वारा देश भर में संयुक्त छापे मारे गए। इसके बाद मुझे किसी न किसी माध्यम से धमकी भरी यह सूचना मिलती रहती थी कि कुछ ही दिनों में मुझे जान से मार दिया जाएगा, परंतु मैं इन बातों से कभी विचलित नहीं हुआ। मेरा मानना है कि जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, न कि इंसान के। जाको राखे साइया, मार सके ना कोय, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। इस बारे में अब जो भी जानकारी मुझे मिलती है उसे मैं विभिन्न जांच एजेंसियों, गुप्तचर संस्थाओं एवं मीडिया से जुड़े लोगों को पहुंचा देता हूं। 4 अगस्त 2010 को रांची उच्च न्यायालय ने इस केस की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई को सौंप दी। मेरा संघर्ष अब एक निर्णायक दौर में पहुंच गया है। मैं गर्व और संतोष का अनुभव कर रहा हूं कि ईश्वर ने इस विपरीत परिस्थिति का सामना करने तथा भय और प्रलोभन से विचलित नहीं होने की शक्ति मुझे मित्रों और शुभचिंतकों को माध्यम बनाकर प्रदान की। मैं वैसे सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं जिन्होंने आत्मसम्मान, स्वाभिमान और महत्वाकांक्षा पर हमले के खिलाफ इस लड़ाई में मेरा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहयोग किया है, मेरा मनोबल बढ़ाया है। सत्य है कि अ सिंगल प्योर थॉट एंड रिस्पेक्टिव एफर्ट्स कुड ब्रिंग सब्सटेंशियल चेंजेस इनटू द यूनिवर्स। एक भुक्तभोगी की जवानी। तो ये थी सरयू राय की किताब मधु कोड़ा लूट राज में राकेश पांडे की जुबानी कि कैसे उसने इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा करने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। अगले वीडियो में आप जानेंगे राकेश पांडे की जिंदगी से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातों के बारे में, और साथ ही दिखाऊंगा कि आज राकेश पांडे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं और कैसी जिंदगी जी रहे हैं। तो इंतज़ार कीजिए इस सीरीज के आखिरी वीडियो का। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।